स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11 के लिए, ठीक है, जियोग्राफिक यानी कि दोस्तों भूगोल का वीकली टेस्ट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और इस बार दोस्तों आपका जो वीकली टेस्ट होगा इसका दोस्तों एग्जाम पैटर्न चेंज है, यानी कहने का मतलब है टोटल आपका 16 क्वेश्चंस इन पूछेगा, लेकिन उसमें से दोस्तों 10 ही केवल आपका जो एमसीक्यू प्रश्न रहेगा। ठीक है, 10 आपका एमसीक्यू प्रश्न रहेगा, 2 आपका दोस्तों 2 नंबर वाला प्रश्न रहेगा, 2 आपका दोस्तों 3 नंबर वाला प्रश्न रहेगा, और आपका दोस्तों 2 जो है प्रश्न रहेगा ये आपका दोस्तों 5 नंबर वाला प्रश्न रहेगा। ठीक है, और 10 एमसीक्यू जो आपका प्रश्न होगा इसमें आपका 2 नंबर एक प्रश्न पर मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस बार जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला और इसी प्रकार से आपका एग्जाम होगा और उसी प्रकार का क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ज्योग्राफी का आपका जो पहला प्रश्न है दोस्तों, कहता है मानव के लिए, ठीक है, वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है इनमें से कौन सा है। ठीक है, कौन सा जो महत्वपूर्ण घटक है ये दोस्तों कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जल व वाष्प है, नाइट्रोजन है, धुलकन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर दोस्तों वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक दोस्तों ऑक्सीजन को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सबसे पहले हम लोग 10 एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव को। ठीक है, 2 नंबर का दोस्तों आपका प्रश्न है, कहता है कपासी मेघ पाए जाते हैं। तो जो कपासी मेघ होता है यानी कि बादल, ठीक है, कपासी मेघ यानी कि बादल, ये कहाँ पाए जाते हैं? क्या 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर, क्या 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पर, या 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य, या 21 से 30 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य। ठीक है, तो ये दोस्तों जो आपका कपासी जो मेघ है दोस्तों ये 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य यानी कि बीच में पाया जाता है। ठीक है, कैसा कपासी मेघ। ठीक है, चलिए कपासी बादल। 3 नंबर का दोस्तों आपका प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से यह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदलता है। हम लोग दोस्तों बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं कि जल जो है कब द्रव से गैस में बदलता है, तो वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए 4 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है भूमध्य, ठीक है, सागरीय वर्षा पेटी स्थित है। तो भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी कहाँ स्थित है? क्या ये दोस्तों 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश में, या 40 से 50, या 30 से 45, से 40 से 60? तो भूमध्य सागरीय दोस्तों वर्षा जो पेटी है 30 से 45 डिग्री के जो अक्षांश में स्थित है। ठीक है, चलिए 5 में दोस्तों आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी दशा को दर्शाता है दोस्तों, कौन सा वायु उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होता है? तो यहाँ पर दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता है, ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, या संतृप्त हवा। तो यहाँ पर दोस्तों संतृप्त हवा इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नंबर। चलिए 6 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है वायु की जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, ऑप्शंस में कहता है दोस्तों तापमान स्थिर होने पर, या तापमान कम पर, या घटने बढ़ने, या तापमान बढ़ने पर। तो तापमान बढ़ने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर दोस्तों बोला है कि निम्नलिखित प्रकार से, ठीक है, बादलों में से जो आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बादल को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? कपासी मेघ, कपासी कहते हैं, या फिर वर्षा मेघ, स्तरीय, या पछाब मेघ। तो हम लोग जो सबसे ऊंचा बादल होता है दोस्तों उसको हम लोग पछाब कहते हैं। ठीक है, और 5 से 7 किलोमीटर दूरी पर जो होता है उसको कौन सा मेघ कहते हैं, अभी हम आपको इसी वीडियो में बताएं, उसको नीचे कमेंट में आंसर जो है आना चाहिए। ठीक है, 8 नंबर दोस्तों बोलता है ओलावृष्टि का संबंध सामान्यता रहता है, तो किससे रहता है? तो ओलावृष्टि का जो संबंध है दोस्तों भारी कपास मेघों से रहता है। ठीक है, जो कि आपका जो है 5 से 7 किलोमीटर में पड़ता है ना बीच में, उसमें दोस्तों भारी मेघ में। ठीक है, चलिए 9 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से ठोस में बदलता है? तो जल दोस्तों ठोस में कब बदलता है? ठीक है, द्रव से ठोस में कब बदलता है? तो संघनन की क्रिया में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है वायु के जल वाष्प के जल में बदल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वायु के जल वाष्प के जल में बदल जाने की क्रिया को दोस्तों हम लोग उसे संघनन ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न में दोस्तों हम लोग एंटर कर चुके हैं, जो कि 2 आपका प्रश्न अति लघु उत्तरीय का रहने वाला, ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है संघनन से आप क्या समझते हैं, यानी कि क्या तात्पर्य है। तो संघनन होता है क्या, तो देखिए वायु में उपस्थित जल वाष्प का ताप गिरने पर, ठीक है, जब उसका जो घनीभवन होता है तो उसे संघनन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बोल रहे हैं, उत्तर आपको लिख लेना, ठीक है। चलिए 2 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है चक्रवर्तीय वर्षा का क्षेत्र बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आयन रेखाएं तथा मध्य अक्षांशों में अधिकांश वर्षा चक्रवर्त द्वारा ही होता है, और उत्तरी भारत भी जो चक्रवर्ती वर्षा का जो है क्षेत्र है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आपको लिख लेना। लघु तरीके में दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है ये भी आपका 2 प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। पहला प्रश्न दोस्तों कहता है वर्षण के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, तो नाम लिखिए, ठीक है। तो उत्तर में लिखना वर्षण के 3 प्रकार होते हैं, जिसके नाम है जल वर्षा, हिम वर्षा और ओलावृष्टि, ठीक है। चलिए 3 प्रकार का वर्षा होता है, जल वर्षा, ओलावृष्टि और आपका हिम वर्षा, जो कि बर्फ वाला वर्षा होता है, जल वाला पानी वाला, एक ओला गिरता है यानी कि जो बर्फ गिरता है, ठीक है। चलिए ओला। ऊंचाई के साथ दोस्तों जलवाष्प की मात्रा तेजी से क्यों घटती है, इसका जवाब पूछा है। तो ऊंचाई के साथ दोस्तों आर्द्र हवा जब ठंडी होती है, ठीक है, आर्द्र मतलब क्या, नमी, नमी वाली जो हवा ये ठंडी होती है जब, तब उसमें दोस्तों जल वाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अतः ऊंचाई पर जाने पर हवा ठंडी होने के कारण उसमें जल वाष्प की मात्रा तेजी से घटने लगती है, क्योंकि उपयुक्त तापमान के अभाव में हवा में जो जल धारण क्षमता नहीं रहता, इसलिए ऊंचाई के साथ तापमान घटने के कारण, ठीक है, जल मास की मात्रा जो है तेजी से घटते जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से लिखना है। दीर्घोत्तरीय में दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों कहता है बादल कैसे बनते हैं और बादलों का वर्गीकरण कीजिए। तो बादल दोस्तों पानी की छोटी बूंदी या बर्फ के छोटे कणों की सन्निहित से बनते हैं। बादल की उत्पत्ति दोस्तों पर्याप्त ऊंचाइयों पर स्वतंत्र हवा में जल वाष्प के संघनन के कारण होता है, और बादलों को ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो पछाव में, कपासी में, स्तरीय में और वर्षा में। सबसे नीचे वर्षा, स्तरीय, कपासी और पछाव आपका सबसे ऊंचा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों लास्ट प्रश्न दोस्तों कहता है संघनन के कौन से प्रकार हैं, ठीक है, और ओस एवं तुषार के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो जल वाष्प का जल के अनुरूप रूप में दोस्तों बदलना संघनन कहलाता है। वास्तव में ऊष्मा का जो ह्रास ही संघनन का कारण होता है। जब ऊष्मा चल जाता है, ऊर्जा ऊष्मा का यानी कि जो आपका ऊष्मा जो होता है ये पूरा कम होता है, उसको संघनन कहते हैं। संघनन के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित है, ओस है, तुषार है, कुहार है और बादल है। और इसी प्रकार से दोस्तों क्या होता है संघनन में जो आपका क्या होता है, तो जल होता है, ठीक है, जल आपका ठोस होता है। ओस जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रतों पर संगठित न होकर ठोस वस्तु जैसे कि दोस्तों पत्थर, घास तथा पौधा की पत्तियों की ठंडी सतह पर पानी के सूक्ष्म कणों के रूप में एक तरह होता है, तो उसे ओस कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग देखें कि ठंडे के दिन में जो पेड़ पौधे या फिर आपका जो कुछ भी बाहर में जो सामान होता है छत पर बाहर पे, उसको दोस्तों हम लोग जो छूते तो वो पानी जैसा रहता है, उसको दोस्तों शीत कहते हैं, और शीत को दोस्तों हम लोग जो है हिंदी में ओस कहते हैं, ठीक है। तो ओस होता, और ओस के जो बनने के लिए दोस्तों यह आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो, ठीक है। ओस के बनने में साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी हवा एवं लंबी रात उपयुक्त दशाएं मानी जाती है। तो इस प्रकार से आपको जानना है कि क्या होता है, क्योंकि जो आपका ठंडा में जो रातें लंबी होती है। तुषार अब क्या होता है, तो तुषार या पाला अथवा हिमकन भी जो संघनन प्रक्रिया का ही परिणाम है। जब संघनन क्रिया के समय भूमि के निकट की वायु का तापमान हिमांक यानी कि जो 0 डिग्री तक नीचे गिर जाते तो पौधे एवं भूमि की सतह पर, ठीक है, उपस्थित जल जमने लगता है, या तुषार या पाला कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं तो इसको पाला मार दिया, यानी कि कोई ऐसा जो वस्तु हम लोग छत पर रख देते हैं, ठीक है, यानी कि छत पर रख देते, कोई साग सब्जी है उसको देखिएगा दोस्तों ऊपर जब उसको शीत में से निकाले तो दोस्तों लगेगा कि गल गया, ठीक है, उसको कहते हैं पाला मार दिया। तो सफेद तुषार के बिना ही सबसे उपयुक्त दशाएं ओस के बनने की दशाएं के समान है, किंतु इसमें केवल हवा का तापमान जमा बिंदु पर उसके नीचे ही होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है आज की इस वीडियो में क्लास 11 का दोस्तों जियोग्राफी का, ठीक है, जियोग्राफी का लिए दोस्तों हम लोग जो है 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को देखे और 6 आपका सब्जेक्टिव प्रश्न को देखे, जो कि आपके वीकली टेस्ट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे दोस्तों हम लोग इस और भी नए वीडियो में।